हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन एंड फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन फ्रॉम r स्टार टू r स्टार डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू में 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू वेयर r स्टार इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं r स्टार टू r स्टार अगर एक फंक्शन है 1/x तो शो दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, r स्टार को इसने अलग से डिफाइन किया है कि सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। अब देखो r स्टार का मतलब क्या है, अगर इस फंक्शन को हम देखें तो इस फंक्शन को है 1/x, तो हम जीरो तो पुट कर ही नहीं सकते, तो जीरो पुट कर नहीं सकते तो जीरो पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो जीरो हमें डोमेन में से हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें तो पता है कि डोमेन के सारे एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, एसोसिएट होना पड़ेगा। तो जीरो तो किसी के साथ एसोसिएट होगा नहीं, तो डोमेन में से हम जीरो को हटा देंगे। अब इसे ऑन टू करवाना है फंक्शन को, और देखो x की किसी भी वैल्यू पे, x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे y जीरो बन जाए, तो y भी जीरो नहीं बनेगा, मतलब कोडोमेन में जीरो हटाना पड़ेगा क्योंकि ऑन टू करवाना है इसे फंक्शन को। तो इसने सब कुछ अपने आप सेट करके दिया है कि r स्टार क्या है, जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर है। फिर अगेन कोडोमेन में जो r स्टार है उसमें भी क्या है, जीरो को छोड़ के सारे नंबर है। तो चलो एक बार समझते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो पहले कह रहे हैं एक फंक्शन है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एक फंक्शन है 1/x, कह रहे हैं प्रूफ कर दो 1 1 एंड ऑन टू है। फंक्शन है फ्रॉम r स्टार टू r स्टार। अब r स्टार इसने बताया सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। अब देखो पहले समझ लेते हैं एक बार, पहले ना हम एक बार अपने आप को समझाने के लिए क्या करने वाले हैं, हम इसमें ऐसे मैपिंग करके देखने वाले हैं क्या 1 1 एंड ऑन टू हो रहा है, और फंक्शन है 1/x। अब देखो रियल नंबर है, जीरो को छोड़ के सब कुछ रखने हैं, तो अब मैं पॉइंट में भी रख सकता हूँ, माइनस में भी रख सकता हूँ, अंडर रूट भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं कुछ बेसिक नंबर यूज कर रहा हूँ ताकि मेरे को क्लियरिटी हो जाए कि क्या चल रहा है। सॉरी, जीरो नहीं रख सकते, तो कुछ बेसिक नंबर यूज कर लिया मैंने। अब देखो, अब हम चेक करें, अगर हम x में डोमेन का -2 रखेंगे तो 1 में -2 -0.5, और -1 रखेंगे x की जगह तो -1 ही, 0.5 रखेंगे माइनस का तो -2, ऐसे 0.52, 1 पे 1, 2 पे 0.5। तो मतलब इतना तो हमें समझ आ गया कि जितने भी एलिमेंट है, जब यहाँ पे मान लो कल को 3 हो जाएगा तो 1/3 क्या होगा, 0.333, और 0.33 यहाँ पे पक्का मिलेगा, रियल नंबर है, सब कुछ मिलेगा। तो जीरो को छोड़ के कुछ भी नंबर रख लो, कुछ भी, जो भी आंसर आएगा ना वो इधर तो होगा ही। तो मतलब ये तो समझ आ गया हमें कि, और हर एलिमेंट ऐसा भी नहीं होगा कि नहीं दो डिफरेंट एलिमेंट पे सेम वैल्यू मिलेगी, हर अपना वैल्यू क्या होगा, यूनिक होगा। तो हमें इतना तो समझ आ गया कि 1 1 तो है। अब हम ऑन टू की बात करें, ऑन टू मतलब y में सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। अब देखो y में कुछ भी नंबर चूज करके देखो, कुछ भी, जैसे ये हैं, ये तो सारे खत्म ही हो गए। अब मान लो किसी ने सोचा कि बताओ 0 पॉइंट हम ऐसे कर सकते हैं 0.1, चलो ऐसे कुछ आसान ले लेते हैं। किसी ने कहा कि √2 बताओ किसकी इमेज होगा, मतलब इधर जो √2 होगा वो उसकी मैपिंग किससे होगी। तो देखो हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि √2 किससे मैप होगा। तो हमें क्या करना है, √2 इज इक्वल टू में 1/x लिखना है, क्योंककि हमें देखना है कि √2 x की किस वैल्यू पे बनेगा। तो हम पहले ही y चेक कर लेंगे, तो y को रख के देख लिया हमने √2, और हम x की वैल्यू निकालें तो 1/√2, और 1 में √2 होता है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2/2, या ऐसे ही रहने दो। x की वैल्यू यहाँ पे जो 1/√2 होगा वो मैप कराएगा √2 से। तो मतलब इतना ही, इधर जो भी एलिमेंट चेक करने हैं हम उसे यहाँ पे रख के देख लेंगे और x की वैल्यू ढूंढ लेंगे। तो हमें इतना तो समझ आ गया 1 1 और ऑन टू तो है।
तो बस अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकली लिख देते हैं। तो पहले है ना हम एक बार मैपिंग करा के देख लेंगे कि मैपिंग में हमें पता चल जाए कि क्या है, ठीक है ना। अब हमें पता है 1 1 प्रूव करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी एल्गोरिदम होती है कि हम क्या मान लेते हैं, ऑन टू मान लेते हैं, सॉरी मैनी वन मान लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट x1 एंड x2 आर 2 डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन। हम क्या मान लेते हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट मान लेते हैं x1 एंड x2 डोमेन में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ कर रहे हैं और हम क्या मान लेते हैं कि भाई जब हमने फंक्शन में x1 रखा और जब हमने फंक्शन में x2 रखा सेम वैल्यू आ गई। तो ऐसा तो मैनी वन करवाता है, 2 डिफरेंट वैल्यू पे सेम आंसर। तो हम क्या मान लेते हैं, इसे मैनी वन मान लेते हैं। अब देखो जब हम फंक्शन में x1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय में x1, फंक्शन में x2 रखेंगे तो 1 बाय में x2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x1 इज इक्वल टू में x2। तो हमने कहा भाई जो तुमने डिफरेंट माने थे वो तो डिफरेंट है ही नहीं, वो तो सेम ही है। तो मतलब ये 2 डिफरेंट ना होकर सेम बन जाएंगे, सेम बन जाएंगे तो एक ही एलिमेंट होगा और लाइन क्या हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिक मेथड है जिससे हम 1 1 प्रूव करते हैं। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस f(x) इज 1 1। ठीक है, हम हर बार ऐसे ही करेंगे। क्या करने वाले हैं, 2 डिफरेंट एलिमेंट मानने वाले हैं डोमेन में और उन्हें मैनी वन के कॉन्सेप्ट से हम फॉलो करेंगे और देखेंगे क्या इक्वल आ जाते हैं। अगर इक्वल आ जाते हैं तो हाँ हम बोल देंगे कि 1 1 है। अब फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए क्या करने वाले हैं, हम फंक्शन ऑफ x को y के इक्वल मान लेते हैं क्योंकि हमें पता है फंक्शन ऑफ x y के बराबर ही होता है। और हम x को अकेला कर देते हैं, आइसोलेट, काफी फेमस वर्ड है आज के टाइम में, आइसोलेशन, आइसोलेट। तो हम x को क्या कर देते हैं, अकेला कर देते हैं। और अब हम y की वैल्यू रख के देखते हैं क्योंकि हमें देखना है क्या हर y के लिए, y की हर वैल्यू के लिए x अवेलेबल है। ऑन टू में हमें पीछे से आना होता है, देखो 1 1 में हमें इधर से जाना होता है, हमें 1 1 में इधर से जाना होता है, चेक करना होता है क्या x की हर वैल्यू के लिए कोई सिंगल y है। तो हमें पता चल जाता है हाँ भाई 2 डिफरेंट मानी थी पर डिफरेंट हो ही नहीं, वो तो सेम ही है। तो हमें पता चल जाता है हर x के लिए क्या है, एक सेम वैल्यू है। अब हमें जब ऑन टू चेक करना होता है तो हमें उल्टा जाना होता है, हमें y रखने होते हैं। अब हमें देखना है कि हर y की किसी भी वैल्यू को देखो, जैसे मैं बोल रहा था 1/√2, मैंने कहा 1/√2 के लिए कौन अवेलेबल होगा, 1/√2 जो कि x होगा और वो रियल नंबर है। कुछ भी ले लो, y की वैल्यू माइनस 3.5 के लिए कौन होगा, तो y की जगह माइनस 3.5 रख दो तो 10/35 तो 2/7 अवेलेबल होगा जो कि रियल नंबर होगा, इधर मिलेगा माइनस का। तो ऐसे हर y की वैल्यू के लिए कोई ना कोई x है। तो हम ऐसे लिख देते हैं फॉर ऑल y, एनसीईआरटी बड़ा आराम से लिखती है इस कंसेप्ट को, फॉर ऑल y विच बिलोंग्स टू रियल नंबर r स्टार। जितने भी y r स्टार में, इधर भी r स्टार है, ये सारे y होते हैं इसके एलिमेंट। इसके एलिमेंट को x बोलते हैं हम, इसके एलिमेंट को y बोलते हैं। कोडोमेन के एलिमेंट को y बोलेंगे और x डोमेन के एलिमेंट को x बोलने वाले हैं। क्या फॉर ऑल y, जो भी r स्टार है, जितने भी y r स्टार हैं, सच दैट, या हम ऐसे बोल देंगे फॉर ऑल y विच बिलोंग्स टू r स्टार देयर एग्जिस्ट सम x विच बिलोंग्स टू r स्टार। मतलब क्या है, जितने भी y, सारे y, जितने भी y r स्टार में हैं उनके लिए कोई ना कोई x है और वो x कहाँ है, r स्टार में ही है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट सम x इन डोमेन सच दैट x बिलोंग्स टू r स्टार। तो हमने क्या कह दिया, जितने भी y r स्टार हैं
उनके लिए कोई ना कोई x है डोमेन में, और उस x कैसे होंगे, आर स्टार के होंगे, क्योंकि डोमेन डिफाइंड ही आर स्टार पे। तो हम क्या बोल देंगे, हेंस fx इज ऑन टू। तो हमें ये छोटा सा स्टेप है, और यहाँ पे देखो 1 1 के लिए हमारे पास ये बेसिक तरीका है, और ऑन टू के लिए भी है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है क्या हमें एक ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसपे ये ऑन टू ना हो। अगर हम सोच ही नहीं पाएंगे तो हम समझ जाएंगे ऑन टू है। अब देखो y की कितनी वैल्यू ले लो, हम जब 4-5 नंबर या 3-4 नंबर सोचेंगे ना, तो हमें पता चल जाएगा अपने आप कि हाँ है, हर y के लिए कोई ना कोई x है। तब यहाँ पे अगर हम सोचें कुछ भी नंबर हम एज्यूम करें, तो उसके लिए कोई ना कोई x निकल के आ जाएगा, और जो कि आर स्टार होगा, नॉन जीरो रियल नंबर होगा। तो ऐसे फिर हम क्या बोल देंगे, ऑन टू भी है। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ऐसे हम फॉलो करेंगे मेथड को। अब हम इसमें एक और पार्ट है, शो दैट या इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। कह रहे क्या ये रिजल्ट ट्रू रहेगा, मतलब 1 1 और ऑन टू अब भी रहेंगे, ये आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाय n। चलो चेक करते हैं। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका, यहां पे हम नेचुरल नंबर कर देते हैं, और ये तो सेम ही रहेगा, ये तो 1 1 है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। x1 एंड x2 आर 2 डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन, ऐसे। अब देखो वैसे हम यहां से नेगेटिव नंबर हटाएंगे, अगर हम एक बार देखें इसे, नेचुरल नंबर में तो 1 2 3 4, और रियल नंबर ये तो n है, ये आर स्टार है। आर स्टार है तो मतलब हमें सारे नंबर लेके देखने हैं, -2 -1 0.5 1 2 3 या 0.5। अब देखो 1 के लिए कौन होगा, 1 ही होगा, 2 के लिए 0.5 होगा, 3 के लिए 1.33 होगा, यहाँ पे होगा, 4 के लिए 0.25 होगा। तो हर एलिमेंट के लिए होगा। अब देखो जब 1 1 के लिए तो है, मतलब जितने भी यहाँ नेचुरल नंबर है उनके लिए कोई ना कोई y होगा कोडोमेन में। बट हम इसका क्या करें, जो नेगेटिव नंबर हर बार छूट जाएंगे। ऑन टू है, जब हम ऑन टू की बात करेंगे, तो ये नंबर तो, ये तो नेगेटिव सारे नंबर तो छूट ही जाएंगे, क्योंकि किसी भी नेचुरल नंबर को रखो इसमें, नेगेटिव आंसर तो कभी भी नहीं आने वाला। जब नेगेटिव आंसर आने नहीं वाला, तो जो कोडोमेन में नेगेटिव नंबर रह गए उनसे तो कोई मैपिंग कराएगा ही नहीं, और उनसे कोई मैपिंग कराएगा नहीं, वो तो खाली रह जाएंगे, वो तो उनकी तो कोई प्री इमेज होगी नहीं। तो हम क्या बोल देंगे, हम इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं सेकंड केस के लिए। अब देखो सेम कंसेप्ट है, अब फिर हम बोल रहे हैं फॉर ऑल वाई, जितने भी वाई हैं जो नेगेटिव रियल नंबर है, क्या है, नेगेटिव रियल नंबर। फॉर ऑल y which belongs to negative real number, for all y which belongs to negative real number, there are no x in domain such that x belongs to natural number. So fx is not onto। तो सेकंड केस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। 1 1 कंटिन्यू रहेगा, 1 1 मेंटेन है, पर ऑन टू फेल हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन, कंसेप्ट यही है, मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे ही कराऊंगा लिख के पूरा, फिर मैं बाद में क्या करूंगा, बता दूंगा कि इसमें ऐसे हो जाएगा। बस हम कंसेप्ट समझेंगे फिर बाद में, और हमें सेम लाइन यही लिखनी है कि जब होगा तो फॉर ऑल वाई देयर एग्जिस्ट सम एक्स, और जब नहीं होगा तो मतलब बताएंगे कि इन वाई के लिए एक्स नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन में ना एक साथ बस कंसेप्ट की क्लैरिटी के लिए ये इतने सारे क्वेश्चन एक साथ दिए हैं, तो हम एक एक करके समझते हैं क्या चल रहा है। सब कंसेप्ट सेम है, बस डोमेन और कोडोमेन को बदलते रहे हैं। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर है और यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो
फंक्शन कैसा है, मशीन में क्या है, जो भी इनपुट डालोगे उसका स्क्वायर कर देगी। तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखो इसे 1 1 कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखो फिर वही कॉन्सेप्ट हम लेट कर लेंगे x1 एंड x2 आर टू डिफरेंट एलिमेंट। वैसे रख के देखो, पहले 1 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखोगे 4 आ जाएगा, 3 रखोगे 9 आ जाएगा, 4 रखोगे 16 आ जाएगा। नेचुरल नंबर तो होंगे ही, तो मतलब हर एलिमेंट का कोई ना कोई नंबर तो मिलेगा। ऐसे ही रखते चले जाओ, इधर भी मिलते चले जाएंगे। तो 1 1 तो है। ऑन टू के लिए हमें पता चल गया किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 2 नहीं होता, तो 2 3 5 6 7 8 ये सब बचे रह गए। तो मतलब ऑन टू तो नहीं है ये, बस हमें लिख के दिखाना है। क्यों नहीं है ऑन टू, क्योंकि 2 रह गया, 3 रह गया, 5 रह जाएगा, 6 रह जाएगा, 7 रह जाएगा, 8 रह जाएगा, फिर 10 11 ऐसे चलते जाएंगे। तो मतलब क्या है कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 2 नहीं होता, तो 2 बचेगा हमेशा। और जैसे ही एक एलिमेंट बचा हम क्या बोल देंगे, ऑन टू नहीं है। तो हम बस एक बार लिखते हैं, कह रहे x1 एंड x2 आर टू डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन। और हमने क्या करा, fx1 इज इक्वल टू में fx2, x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। जब स्क्वायर हटता है तो दो वैल्यू आती है प्लस माइनस। अब देखो यहां पे एक चीज समझने की है, x1 क्या है, डोमेन का एलिमेंट। अब डोमेन तो नेचुरल नंबर है, तो जब नेचुरल नंबर है, जब स्क्वायर हट रहा है तो प्लस माइनस आना ही नहीं चाहिए। मतलब आएगा तो कंसेप्ट वाइज तो आएगा, पर हम इसे हटा सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होते ही नहीं है। तो हम अगले केस में क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू में, और अंडर रूट में से x2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो x2 हो जाएगा। और माइनस वाला केस हम एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो कोई चीज एग्जिस्ट कर रही हो फिर x1 इज इक्वल टू में x2 ना आए तो नॉट 1 1 है, पर जब कोई केस ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x1 इज इक्वल टू में प्लस माइनस रूट x2 का स्क्वायर, और माइनस तो नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, x1 का भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो हम क्या ले लेंगे, सिर्फ प्लस वाला। तो ये x1 इज इक्वल टू में x2, तो हम क्या बोल देंगे, fx इज 1 1। ठीक है। अब देखो ऑन टू के लिए, y fx को y लिख लेते हैं इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू निकाल लेते हैं प्लस माइनस रूट y। अब देखो फिर x तो डोमेन का एलिमेंट है तो माइनस का सेंस नहीं बनता, तो हम लिख देंगे x इज इक्वल टू में रूट y। अब देखो, अब y रख के देखो, y मैंने रखा देगा 2, तो x के आ गया रूट 2। अब x तो रूट 2 है, पर डोमेन में तो ऐसा एलिमेंट होगा ही नहीं रूट 2, तो मतलब x की वैल्यू 2 के लिए तो कोई x ही नहीं है, सॉरी y की वैल्यू 2 के लिए तो कोई x ही नहीं है। हमने समझ तो लिया था, बस हम लिखना देख रहे हैं कैसे लिखते हैं। फिर मैं लिखूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल दे दूंगा, फॉर y बिलोंग्स टू 2, जो y 2 है, फॉर y बिलोंग्स टू 2 देयर आर, या ऐसे भी लिख सकते हैं, देयर इज नो x इन डोमेन सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो fx इज नॉट ऑन टू। तो 1 1 तो था बट ऑन टू नहीं था। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। इस क्वेश्चन से काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी हमें। अब सेकंड पार्ट में क्या है, z है, z मतलब इंटीजर, और इंटीजर में प्लस भी होते हैं माइनस भी होते हैं, -2 -1 0 1 2, -2 -1 0
फंक्शन सेम है। अब देखो -2 रखने वाला हूं तो भी 4, चलो माइनस से चेक कर लो, -1 रखने वाला हूं तो भी 1, 1 रखने वाला हूं तो भी 1, तो 1 1 तो नहीं है, इतना तो हमें समझ आ गया। और इतना भी हमें पता होगा, कोई सा भी नंबर रखो, अगर तुम उसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि फंक्शन में स्क्वायर करा रहा है, कोई सा भी नंबर रखे अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव नंबर तो आने वाला नहीं है। जब नेगेटिव नंबर आने वाला नहीं है तो नेगेटिव नंबर तो सारे छूट जाएंगे, और नेगेटिव नंबर सारे छूट जाएंगे तो हम क्या बोल देंगे, 1 2 भी नहीं है। ये नंबर तो किसी से मैपिंग करवाएंगे ही नहीं, क्योंकि मशीन में जब तुम कोई भी नंबर डालोगे तो उसे प्लस ही बना के देना है, तो ये नेगेटिव नंबर तो सारे रह जाएंगे। तो बस अब देखो जो यहाँ पे हम इसी के बाद करते हैं, सेम कंसेप्ट है। अब देखो, अब जब हम ऐसे लिख रहे हैं x1 इज इक्वल टू में प्लस माइनस रूट x2 का स्क्वायर, अब यहाँ पे दो केस एग्जिस्ट हो जाएंगे, क्योंकि x1 हमें थोड़ी ना पता है प्लस का ही होगा, x1 हमें थोड़ी ना प्लस का ही हो, क्या पता x1 माइनस का हो, क्योंकि इंटीजर तो माइनस में भी होते हैं। अब देखो ये केस है तो सही है, ये केस चलता तो 1 1 हो जाता, बट अगर ये केस हो गया तो फिर तो 1 1 नहीं होगा। अगर एक भी केस में फेल हो गया ना, जैसे दोनों केस एग्जिस्ट कर सकते हैं, x1 इज इक्वल टू में x2 हो सकता है, क्यों हो सकता है, अगर प्लस हो तो x1 अगर प्लस का हो तो एग्जिस्ट कर जाएगा, पर x1 अगर माइनस का हो तो फिर तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, इधर प्लस का नंबर है, इधर नेगेटिव नंबर, तो ये प्लस और ये माइनस, ये कैसे इक्वल होगा, ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते। तो हम क्या कर देंगे, काट देंगे। क्या प्लस की चीज और माइनस की चीज इक्वल हो सकती है, तो ये केस, अगर ये केस फुल हो गया तो x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है, और ये केस फुल हो गया तो x1 इज इक्वल टू में x2 है। अगर एक भी केस में फेल हो गया ना, फेल मतलब x1 इज इक्वल टू में x2 नहीं आया, तो हम क्या बोल देंगे, 1 1 नहीं है, तो fx इज नॉट 1 1। अब ऑन टू के लिए भी है, जितने भी y नेगेटिव इंटीजर हैं, जितने भी y नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर क्या, 2 के लिए देख लो, 2 जो है वो किसी नंबर का, मतलब जो y 2 है वो किसी से मैपिंग नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी इंटीजर का स्क्वायर 2 नहीं होता है, तो हम क्या कर देंगे, ये सेम, ये कंसेप्ट सेम है, मतलब नॉट ऑन टू है। तो सेकंड पार्ट में भी यही है। अब थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में रिप्लेस करा रियल नंबर से रियल नंबर। अब बस जब एक बार हमें समझ आ गया ना, फिर बाकी इन क्वेश्चनों में कुछ है नहीं, हमें वही सेम लाइनें लिखनी है, बस हमें एक बार समझ आ जाए, हमें समझ आ गया ना, फिर आराम से कर लेंगे हम क्वेश्चन। रियल नंबर इस बार पॉइंट में भी आ जाएंगे, -1.5 1 0 1 2 -1.25 1.5 -1 0 1 2। अब देखो, अब यहाँ पे फिर से ये केस चलेगा। अब रियल नंबर है, देखो 1 1 तो नहीं होना है इसे, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, जब -1 डालोगे तो भी 1 1 डालोगे तो भी 1, तो 1 1 तो नहीं है। अब इसे कंसेप्चुअली कैसे करेंगे, फिर ये स्टेप फॉलो होगा, फिर मैं वही बोलने वाला हूँ, x1 इज इक्वल टू में प्लस माइनस रूट x2 का स्क्वायर। अगर ये, या मैं ऐसे बोलूँ, अगर x1 प्लस का हुआ तो इसके बराबर हो जाएगा, क्या पता x1 माइनस के बराबर हो तो इसके बराबर हो जाएगा। बट कभी 2 प्लस के, एक x1 प्लस का है x2 माइनस का, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते, मतलब ये केस तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। केस तो एग्जिस्ट कर जाएगा, ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। x1 तो इस साइड वाले केस में x1 नॉट इक्वल्स टू x2 है, तो बस जैसे ये हुआ तो हम बोल देंगे नॉट 1 1, और फिर वही देखो, इस बार अगर हम y2 बोलेंगे ना, y2 के लिए कोई ना कोई एलिमेंट है। अब यहाँ पे पूछ रहा हूँ ना कि अंडर, देखो जब y2 होगा तो √2 होगा, और √2 के लिए जब y2 होगा उसके लिए √2 होगा, तो √2 रियल नंबर होता है। तो इधर इस बार 2 से हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, हम किससे कर पाएंगे, नेगेटिव रियल नंबर से, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर कर लो वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इधर के इस बार नेगेटिव नंबर सारे खाली रहेंगे। 2 इस बार कवर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, इधर √2 मिलेगा, रियल नंबर है √2, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मिल जाएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 मिल जाएगा। तो इस बार क्या है, नेगेटिव नंबर खाली रह जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे, फॉर ऑल y which belongs to negative real number there are no x in domain such that x belongs to real number।
सो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। अब देखो, अब बात करते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या है, यहां भी नेचुरल नंबर है, यहां भी नेचुरल नंबर है। इस बार फंक्शन की डेफिनेशन को बदला है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एक्स क्यूब। तो क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब, x2 का क्यूब। अब देखो एक चीज समझते हैं, मैंने कहा x क्यूब इज इक्वल टू में 27, तो x3 होगा, ऐसा तो नहीं होगा प्लस माइनस 3, क्योंकि माइनस नंबर का क्यूब माइनस ही होता है। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये भी प्लस है, इधर भी प्लस प्लस है, दोनों प्लस है तो कोई नॉर्मल है। जब क्यूब रूट हटेगा तो x2 क्यूब और यहाँ क्यूब रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू में x2। या हम वैसे भी समझ सकते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। अब देखो 1 पे 1 मिल जाएगा, 2 पे 8 मिल जाएगा, 3 पे 27, 4 पे 64, 5 पे 125, ऐसे मिलते जाएंगे और हर एलिमेंट किसी एक के साथ ये लाइन होगा। तो मतलब ये तो है 1 1 तो है, 3 पे 27 मिलेगा, 4 पे 64, ऐसे सब पे एक हर एक सिंगल एलिमेंट किसी एक ही लाइन से अटैच होगा, तो मतलब 1 1 तो है। अब ऑन टू भी यहीं से देख लो। अब देखो 2 किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब 2 नहीं होगा, किसी भी नेचुरल नंबर का क्यूब 3 नहीं होगा, तो मतलब ये तो सारे खाली रह जाएंगे। और जब ये खाली रह जाएंगे तो हम क्या बोल देंगे, ये तो ऑन टू है ही नहीं। कोडोमेन का एक एलिमेंट भी खाली रह गया ना, ऑन टू नहीं होगा। तो फिर मैं क्या बोलने वाला हूँ, फॉर ऑल वाई, या ऐसे बोल दो, फॉर वाई बिलोंग्स टू देयर इज नो एक्स इन डोमेन सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। इधर भी z है, इधर भी z है, -2 -1 0 1 2 -2 -1 0 1 2। अब देखो इस बार z है, -2 डालोगे तो क्या मिलेगा, -2 का क्यूब मतलब -8 कहीं होगा, z में है। -1 डालोगे तो -1 का क्यूब -1, 0 डालोगे 0, 1 डालोगे तो 1, 2 डालोगे तो 8, मतलब 1 1 तो है। किसी भी नंबर को डालो, जो आंसर आएगा वो एक इंटीजर होगा और वो कोडोमेन में होगा, तो मतलब एक एलिमेंट एक से अलाइन हो रहा है, तो 1 1 तो है। तो सेम कंसेप्ट है, 1 1 है। ऑन टू के लिए देख लो। अब देखो कोडोमेन में जो 2 है, किसी भी इंटीजर का क्यूब 2 नहीं होता है, तो 2 नहीं होता तो 2 तो बच ही जाएगा। फिर सेम हमारा यही मेथड फॉलो होगा, इस बार बस n हो जाएगा, z हो जाएगा सॉरी। तो हम क्या बोल देंगे, फिर ऑन टू नहीं है। तो मतलब सारे फंक्शन को, सारे आंसर को कंक्लूड करें तो ऑन टू तो नहीं थे इसमें, सारे ही ऑन टू नहीं है, और कुछ 1 1 थे और कुछ नहीं थे। जैसे फर्स्ट 1 1 है, लास्ट भी 1 1 है, और हाँ थर्ड ये भी 1 1 था, फोर्थ भी 1 1 था। तो हमारे पास क्या है, 3 फंक्शन 1 1 थे और ऑन टू तो कोई भी नहीं था, क्योंकि हर बार कोई ना कोई खाली रह ही जाता था। कभी नेगेटिव रियल नंबर खाली रह जाते थे, कभी 2 खाली रह जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे हम क्या करने हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है इसमें। अब ये क्वेश्चन है ग्रेटेस्ट इंटीजर। कह रहे प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। देखो पहले तो ना इसका ग्राफ समझ लो, अगर इसका ग्राफ ही नहीं आएगा ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या है, कैसे बिहेव करता है, एक इंटीजर मिलता है हमें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, हमारे पास एक इंटीजर आता है और हमारे पास आएगा सिर्फ, जैसे नाम ही है
इंटीजर फंक्शन, मतलब एक इंटीजर, ऐसा फंक्शन जो इंटीजर देने वाला है। अब कैसा भी नंबर डालो इसे देना इंटीजर ही है, बट एक और चीज इसके साथ जुड़ी होती है, जैसे हम कुछ भी नंबर डाल दें, जैसे मैंने 1.2 डाला, तो एक ऐसा नंबर बताओ जो ग्रेटेस्ट हो और वो इंटीजर हो। क्या है? एक ऐसा नंबर बताओ जो बड़े से बड़ा हो और एक इंटीजर हो, या तो वो इसके बराबर ही हो या इससे छोटा हो। मतलब एक ऐसा बड़े से बड़ा इंटीजर बताओ जो या तो इसी के बराबर हो, मतलब ये तो इंटीजर नहीं है, या इससे छोटा हो, थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा छोटा गया, हम इसे बोल देते हैं सीलिंग फंक्शन, ये छत है। तो एक ऐसा नंबर बताओ जो या तो इंटीजर, इसी को इंटीजर बोल दे, इस छत से तुम बाहर नहीं जा सकते, ये सीलिंग फंक्शन है, इससे तुम ऊपर नहीं जा सकते, ये 1.2 फिक्स हो चुका है, या तो आंसर 1.2 होने वाला है, बट 1.2 इंटीजर नहीं है, इसलिए हम इसको आंसर नहीं बोलेंगे। तो सीलिंग है, अब इससे हमें थोड़ा सा नीचे आना है, तो 1, इससे नीचे हमें कौन सा इंटीजर मिलेगा? एक बड़े से बड़ा इंटीजर 1। तो इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अटपटी होती है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या आता है? एक ऐसा इंटीजर आता है जो गिवन नंबर के बराबर ही हो, अगर वो इंटीजर है तो, अगर वो इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटे वाला 1 है। अगर हम इसमें 5.9 डालते हैं तो एक ऐसा इंटीजर जो या तो जो हमने इनपुट दिया है वो अगर इंटीजर है तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं तो ये सीलिंग है, ये छत है, इससे नीचे छोटा सा इंटीजर, मतलब सबसे पास का इंटीजर, नियरेस्ट 5, ठीक है ना? तो हमारा ये आंसर है। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, देखो हम 0 डालेंगे तो 0 ही आंसर मिल जाएगा कि 0 इंटीजर है। पर जब हम 0 से बड़ा डालेंगे कुछ, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.99 तक, 0.99 तक हमें यही आंसर मिलने वाला है। पर 1 पे हमें क्या मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो हमारा ग्राफ यहां से शुरू होगा। अब देखो 1 पे 1 ही रहेगा, 1 पे 1 पे 1 ही रहेगा, 1 पे 1 ही रहेगा, 1.1 पे भी 1 ही रहेगा, 1.2 पे भी, 1.999 तक 1 रहेगा। तो कुछ भी नंबर डालो, पर जैसे ही 2 आएगा तो यहाँ पे 2 पे नोड हो जाएगा, इसे नोड बोलते हैं कि मतलब 2 पे सिर्फ 2 है, बाकी उससे जस्ट पीछे 1 ही है। तो यहाँ नोड की फिलिंग हो जाएगी और ऐसे चला, ऐसे फिर पीछे चलता है, यहाँ पे नोड हो जाएगा क्योंकि 0 पे तो 0 है, पर 0 से जैसे हम इधर आएंगे तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। यहाँ नोड है, फिर यहाँ पे -1 पे 1 है, -1 से जैसे इधर आओगे -1.5 तो 2 हो जाएगा। देखो इसलिए हो रहा है, इसमें 1 का 1.5 डालो तो एक ऐसा इंटीजर जो या तो इसके बराबर ही हो या इससे जस्ट छोटा हो, तो इससे जस्ट छोटा, नेगेटिव में छोटा और छोटा हो जाएगा। तो -1.5 पे क्या मिलने वाला है? 2 मिलने वाला है। तो ये क्या है? अब देखो हम बड़े आराम से समझ सकते हैं, 1 तो ये बिल्कुल भी नहीं है, 1.5 डालो, 1.2 डालो, 1.9 डालो, 1.7 डालो, सब पे तो क्या आंसर मिल रहा है? 1। तो मतलब इतने सारे एलिमेंट पे तो एक ही आंसर मिल रहा है 1, तो 1 तो नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे? तो इसे एक बार इसे देखते हैं। इस बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट x1 एंड x2 आर 2 डिफरेंट एलिमेंट। वही वाला कंसेप्ट, अगर हम फंक्शन में x1 डाल रहे हैं, x2 डाल रहे हैं, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि सेम आंसर मिला है तो वो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसे नहीं हटता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हट गया और x1 इक्वल टू में x2 आ गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटेगा भी तो इनको शोर नहीं करके जाएगा, तो हम ऐसे लिख देंगे x1 नॉट इक्वल्स टू x2, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हटेगा तो वो x को डिफाइन नहीं करके जाएगा, x को डिफाइन नहीं करने वाला है कि x 1.1 ही है या 2.7 है, क्या पता x1 2.9 हो, x1 2.9 हो और ये 2.5 हो,
आंसर तो सेम ही मिलने वाला है, इक्वल टू तो चलेगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2.5 डालो या 2.9 डालो, आंसर सेम आने वाला है। बट ये दोनों इक्वल होंगे इस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है, तो 1 1 तो नहीं है। अब ऑन टू के लिए देखो, अब ये फंक्शन का नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इंटीजर देने वाला है, पर हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर में। तो इधर तो नेगेटिव नंबर भी आने वाले हैं, पॉइंट में भी नंबर आने वाले हैं, तो मतलब जैसे 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, ऐसे इधर 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2। तो 0.5 पे हमें क्या मिलने वाला है, -1 मिलने, 0.5 पे हमें 0 मिलने वाला है, 0.7 पे 0, 1 पे 1, 1.5 पे 2, 2 पे 2। अब देखो, अब काफ़ी हमें समझ आ गया होगा ऑन टू किस लेनी है, कि जितने भी इधर y पॉइंट में डेसिमल में, उनके लिए तो कोई x होगा ही नहीं। 0.5 कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर में आएगा, कभी नहीं आएगा, तो ये क्या है, ऑन टू नहीं है। फिर हम बोल देंगे फॉर ऑल y विच बिलोंग्स टू, हम ऐसे बोल सकते हैं नॉन इंटीजर, जितने भी y नॉन इंटीजर हैं इन कोडोमेन, वैसे y कोडोमेन में होते हैं तो हमें लिखें भी ना तो भी चलेगा। फॉर ऑल y विच बिलोंग्स टू नॉन इंटीजर देयर आर नो x इन डोमेन, तो क्या है, fx इज नॉट ऑन टू। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। थर्ड, अब फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ भी ग्राफ समझना पड़ेगा, मतलब ये फोर्थ फिफ्थ सिर्फ ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहा है कि क्या हमें ग्राफ आता है। तो अगले क्वेश्चन को हम ग्राफ से कर लेंगे, और जब भी मोड भी जब हटता है तो दोनों दो वैल्यू आती हैं, प्लस माइनस। अब देखो अगला क्वेश्चन है मॉडुलस फंक्शन। हमें पता है इसका ग्राफ वी शेप में बनता है, कुछ ऐड ही नहीं हो रहा तो ओरिजिन से वी बन जाएगा। अब देखो 1 रखोगे तो भी 1 मिलेगा, 1 रखेंगे तो भी 1 है आंसर, -1 रखेंगे तो भी 1 है। तो हमें पता है मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, वी शेप में होता है, क्योंकि -1 पे 1 मिलेगा, 1 पे 1 ही मिलेगा। तो कैसा फंक्शन है ये फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन। और कैसा है, 1 1 तो नहीं है, मैनी 1 है। तो हम क्या बोल देंगे, हम अगर इसे उसी कंसेप्ट से करें, x1 एंड x2 आर 2 डिफरेंट एलिमेंट, और जब हम फंक्शन में रखेंगे मैनी 1 मानते हुए, तो हम मोड x1 लगाएंगे। अब जब मोड हटता है तो प्लस माइनस 2 वैल्यू आती है, और फिर से अगर प्लस वाला है तो 1 1 हो जाता है। बट अगर ये वाला एग्जिस्ट कर गया तो x1 इक्वल टू में -x2, तो इक्वल टू तो आएगा नहीं, नॉट इक्वल्स हो जाएगा, तो नॉट 1 1 हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये नॉट इक्वल होगा तो नॉट 1 1 हो जाएगा। अब ऑन टू को कैसे देखेंगे, अब कहां से कहां डिफाइंड है, रियल नंबर से रियल नंबर। अब देखो एक चीज समझो, रियल नंबर तो नेगेटिव भी होते हैं, अब जितने भी इधर नेगेटिव नंबर हो जाएंगे, मॉडुलस फंक्शन का आंसर कभी नेगेटिव तो आना नहीं है, तो जितने भी नेगेटिव नंबर आ जाएंगे वो तो सारे बच जाएंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑल y विच बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर देयर आर नो x इन डोमेन सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम ऐसे बोल देंगे। तो ये था हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन।